नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम के बारे में, यानी वंशानुक्रम का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, अधिगम पर वंशानुक्रम और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है क्या। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वंशानुक्रम। बात करते हैं वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम के अगर जनक की हम बात करेंगे, वंशानुक्रम का जनक जो है किसको माना जाता है, तो वंशानुक्रम का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको माना जाता है भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल को। वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें क्या माना जाता है? वंशानुक्रम का जनक माना जाता है, जिन्होंने मटर के पौधों पर कार्य किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये वंशानुक्रम के जनक है। लेकिन बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम का अध्ययन किसने किया था? किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। भाई विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम का अध्ययन, किसका अध्ययन भाई? वंशानुक्रम का जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? तो नाम आता है किसका? डार्विन का नाम आता है। डार्विन नामक वैज्ञानिक जो है इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम का अध्ययन किसने किया था, किसके क्षेत्र में भी? मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम का जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। वंशानुक्रम का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो किया था गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम पर जो अध्ययन किया था वो किया था डार्विन ने। और वंशानुक्रम का अगर जनक आपसे पूछा जाता है तो वंशानुक्रम का जनक हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होता है ये वंशानुक्रम? एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है भाई? वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम क्या है, क्या चीज़ है वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम? वंशानुक्रम जो होता है वो क्या है? तो वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का जो गुणज होता है, किसका गुणज भाई? वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणज होता है वही क्या होता है? बालक का विकास होता है। क्या होता है भाई? बालक का विकास होता है। किसने कहा ये बात? वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम गुणज वातावरण, वंशानुक्रम गुणज वातावरण, ये क्या होता है? बालक का विकास होता है। अर्थात बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब बात करें हम वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम को आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। आपसे पूछ ले कि आत्मा का प्रभाव पड़ता है कि बालक के विकास पर? हाँ पड़ता है। आत्मा का मतलब क्या होगा? वंशानुक्रम होता है। दूसरी हम बात करें तो इसे क्या कहेंगे? हम बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। कि कहते हैं ना, बीज के फल बनने की संभावना रहती है लेकिन उसका विकास जो है उसके वातावरण पर निर्भर करता है। तो बीज यानी वातावरण, आत्मा यानी क्या? वंशानुक्रम होता है। और क्या कहेंगे हम इसको? शरीर। क्या कहेंगे भाई? शरीर। किसको? वंशानुक्रम को शरीर कहा जाएगा। तो फिर वातावरण को क्या कहेंगे? जब इसे हम शरीर कहेंगे तो इसको कहेंगे धरती। इसे क्या कहेंगे? धरती कहते हैं। तो इसे हम वातावरण को क्या कह रहे हैं? धरती और बीज भी कहते हैं, जबकि वंशानुक्रम को क्या कहेंगे? हम आत्मा और शरीर कहा जाता है। वंशानुक्रम होता क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से, किससे भाई? माता पिता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? माता पिता से। यानी माता पिता से संतान में गुणों का हस्तांतरण, माता पिता से संतान में गुणों का हस्तांतरण जो होता है, माता पिता के जो गुण होंगे वो किस में जाते हैं? संतान में जब हस्तांतरित हो जाते हैं तो वही क्या कहलाएगा? वंशानुक्रम कहलाता है या वंशक्रम कहलाता है। अर्थात वंशक्रम क्या होता है? माता पिता का जो गुण होते हैं, माता के गुण, पिता के गुण, दादा के गुण, दादी के गुण, उनका संतान में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होना ही क्या कहलाएगा? वंशानुक्रम या वंशक्रम कहलाता है। अब ये वंशानुक्रम जो होता है ये क्या होता है भाई? वंशानुक्रम जन्मजात होता है। कैसा होता है? वंशानुक्रम जो होता है जन्मजात होता है। जन्मजात यानी कि माता पिता से हमें विरासत में प्राप्त होता है। तो वंशानुक्रम कैसा होगा? जन्मजात होता है। जो किससे प्राप्त होता है? माता पिता से प्राप्त होता है, जीनों के द्वारा। माता पिता से किससे? जीनों के द्वारा माता पिता से प्राप्त होगा। वंशानुक्रम जन्मजात होगा, जीनों के द्वारा माता पिता से प्राप्त होता है।
यानी माता पिता से विशेष गुणों का योगदान जब संतान में जाता है तो वही क्या कहलाता है, वंशक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम अर्थात जन्मजात होता है जो कि जीनों के द्वारा माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। जीन जो है ये क्या होते हैं भाई, आनुवांशिकता का संवाहक बोला जाता है। किसका संवाहक है, आनुवांशिकता का संवाहक, अर्थात आनुवांशिकता को आगे बढ़ाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, जीन करते हैं। जीनों के द्वारा आनुवांशिकता को आगे बढ़ाया जाता है तो इन्हें क्या कहेंगे हम, आनुवांशिकता का संवाहक कहा जाता है। किसे, जीन को कहते हैं। अब ये जीन जो है ये पाए किस में जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अब देखिए गुणसूत्र यानी कि जीन कहाँ पाए जाएंगे, गुणसूत्र। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक मनुष्य की हम बात कर रहे हैं तो मनुष्य में गुणसूत्र जो है वो कितने होते हैं भाई, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात 23 जोड़े में काउंट करेंगे तो कितने जोड़े होंगे भाई, 23 जोड़े होते हैं। ये 23 जोड़े जो होते हैं अर्थात 46 जो गुणसूत्र होते हैं इनमें से 22 गुणसूत्र तो काय गुणसूत्र होते हैं। 22 गुणसूत्र जो होंगे वो कौन से गुणसूत्र होंगे भाई, काय गुणसूत्र बोला जाता है जिनको। 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र बोलते हैं, जिनसे किसका निर्माण होता है, काय गुणसूत्रों की हम बात करें तो कितनी होती है, 22 और 22 यानी 22 तो किससे प्राप्त होंगे, माता से प्राप्त होते हैं और 22 किससे प्राप्त होते हैं, पिता से प्राप्त होते हैं। तो बालक में 22 काय गुणसूत्र तो माता से आते हैं और 22 ही काय गुणसूत्र जो होते हैं ये किससे आते हैं, पिता से आते हैं। अर्थात 22 और 22 44 यानी गुणसूत्र कैसे होते हैं, काय गुणसूत्र होते हैं। और ये काय गुणसूत्र जो होते हैं ये क्या करते हैं भाई, शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बालक के शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे माता पिता की शक्ल होती है वैसी ही बात बालक की होती है, जैसे माता पिता का कलर है वैसा ही बालक का कलर। तो ये क्या होता है, ये काय गुणसूत्र इसका निर्धारण करते हैं। जिनकी संख्या अगर पूछी जाए कि काय गुणसूत्र कितने होते हैं बालक में, 44 होते हैं। 22 माता से प्राप्त होते हैं और 22 ही किससे प्राप्त होते हैं, पिता से। बचे हमारे एक गुणसूत्र, यानी कि एक गुणसूत्र कहां से आएगा, माता से, और एक गुणसूत्र आएगा वो कहां से आएगा, पिता से। ये एक गुणसूत्र जो होते हैं ये किसका निर्धारण करते हैं, ये करते हैं भाई लिंग का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। यानी कि एक गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करेंगे और 22 गुणसूत्र यानी 44 गुणसूत्र जो होंगे वो किसका निर्धारण करेंगे, काय गुणसूत्र होंगे जिनके द्वारा शरीर का निर्माण होता है। एक गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग का निर्धारण करता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। बात करते हैं एक गुणसूत्र की। एक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं भाई, जीन पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र में जो जीन पाया जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, जीन को कहा जाता है आनुवांशिकता का संवाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसको, आनुवांशिकता का संवाहक किसे कहेंगे हम, जीन को कहते हैं। और ये जो जीन है इसकी अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे हम, डीएनए कहते हैं। जीन के अंदर क्या पाई जाती है कि संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, डीएनए कहा जाता है। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। ये डीएनए जो संरचना है किस में पाई जाती है, जीन में पाई जाती है। डीएनए का कार्य क्या होता है, यानी कि काफी बार क्या होता है कि संतान पर विवाद हो जाता है कि इस माता पिता की ये संतान है या नहीं। तो डीएनए टेस्ट के द्वारा, यानी कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट और माता पिता का डीएनए लेकर उसको मैच किया जाता है। अगर उससे उसके गुण मिलते हैं तो वो संतान उसी माता पिता की होती है। तो डीएनए जो संरचना है ये किसके अंतर्गत पाई जाती है भाई, जीन के अंतर्गत पाई जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए जो है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है,
डीएनए की संरचना अगर पूछी जाए तो इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? दोहरी कुंडलाकार होती है। कैसी होती है भाई इसकी संरचना? दोहरी कुंडलाकार इसकी संरचना पाई जाती है। किसकी संरचना? डीएनए की संरचना की अगर हमें बात करें तो। बात करें जीन की, तो ये जीन जो है, ये जीन भी कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रखर जीन। कौन से जीन है? प्रखर जीन। और दूसरे होते हैं हमारे प्रतिगामी जीन। जीन भी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रखर जीन और प्रतिगामी जीन। ये प्रखर जीन जो है ये क्या कार्य करते हैं? यानी कि माता पिता के जो विशेष लक्षण होते हैं उनका हस्तांतरण कहाँ करते हैं? संतान में करते हैं। किसका? माता पिता के विशेष लक्षणों को कहाँ पहुंचाते हैं? संतान में। और प्रतिगामी जो जीन होते हैं इनका कार्य क्या होता है? लक्षणों का प्रदर्शित करना या लक्षणों को प्रदर्शित करना, ये किसका कार्य होता है? प्रतिगामी जीन का कार्य होता है। ये लक्षणों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं और ये लक्षणों को यानी विशेष गुण जो होते हैं, विशेष योग्यताएं माता पिता की होती है, उनको कहाँ पहुंचाते हैं? संतान में पहुंचाते हैं। और प्रतिगामी जो जीन होते हैं इनका कार्य होता है क्या? लक्षणों को प्रदर्शित करना। तो कह सकते हैं हम जीन कितने प्रकार के होते हैं? तो जीन की बात करें, जीन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो जीन है इनके द्वारा यानी कि आनुवांशिकता का संवाहक करेंगे, आनुवांशिकता को आगे बढ़ाने का कार्य जो करते हैं वो कौन कर रहे हैं? जीन कर रहे हैं। ये जीन जो है भाई ये क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र जो है इनके द्वारा बालक के जो जीवन लीला प्रारंभ होती है बालक की, तो उसकी हम बात करते हैं। तो ये एक तो स्त्री की हम बात करें, स्त्री यानी कि माता। किसकी बात करें भाई? स्त्री। स्त्री यानी माता। स्त्री के जर्म सेल की हम बात करें, स्त्री का जो जर्म सेल होता है उसे क्या कहते हैं? हम ओवम कहते हैं। स्त्री के जर्म सेल को क्या कहा जाता है? ओवम, अर्थात अंडाणु कहा जाता है। स्त्री का जर्म सेल ओवम। और पुरुष की हम बात करें यानी कि पुरुष, पुरुष यानी कि पिता। पिता का जो जर्म सेल होता है, किसका जर्म सेल भाई? पिता का जर्म सेल। माता और पिता दोनों के जर्म सेल की बात कर रहे हैं, तो माता यानी स्त्री का जर्म सेल जो जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम यानी कि अंडाणु। पिता पुरुष का जो जर्म सेल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजोन। क्या कहते हैं भाई हम इसे? स्पर्मेटोजोन। अर्थात क्या कहते हैं इसको? शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। यानी कि माता का जर्म सेल अंडाणु ओवम और पिता का जर्म सेल स्पर्मेटोजोन यानी शुक्राणु, इन दोनों का जो मिलन होता है, इन दोनों का क्या होता है भाई? मिलन जो होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत इन दोनों का मिलन होता है और यहाँ से क्या होती है? बाल जीवन प्रारंभ होता है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब में माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु जब मिलते हैं तो यहाँ से किसकी यानी कि बालक का जीवन प्रारंभ हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत से। अब बात करते हैं माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु यानी माता में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं। माता में गुणसूत्रों की हम बात करें तो माता में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन से भाई? XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखते हैं माता और पिता के गुणसूत्रों की हम बात करते हैं। माता और पिता की किसकी बात कर रहे हैं? हम गुणसूत्र की बात करते हैं। तो माता में जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं, माता में जो पाए जाते होते हैं भाई XX। माता में कौन से पाए जाते हैं? XX। और पिता की हम बात करें तो पिता में पाए जाते हैं XY गुणसूत्र, जिनके द्वारा संतान के लिंग का निर्धारण होता है। XX गुणसूत्र जो होते हैं इनकी विशेषता क्या है भाई? ये आकार में बड़े होते हैं। क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। कौन से? XX गुणसूत्रों की हम बात करते हैं, आकार में बड़े होते हैं अर्थात ये लंबे होते हैं।
जबकि वाई गुणसूत्र की अगर हम बात करते हैं, कौन से गुणसूत्र की? वाई गुणसूत्र। तो ये वाई गुणसूत्र जो होता है आकार में छोटा होता है, किससे? XX गुणसूत्र से। XX गुणसूत्र की बात करें तो आकार में बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र जो होता है, वाई गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। अगर माता का X गुणसूत्र और पिता का X गुणसूत्र का जब मिलन होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो संतान के रूप में किसकी प्राप्ति होती है भाई? संतान के रूप में लड़की की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर माता का X और पिता का Y गुणसूत्र जब होगा तो संतान के रूप में किसकी प्राप्ति होगी? लड़का की प्राप्ति होगी। यानी संतान के रूप में क्या पैदा होता है? लड़का। पिता का वाई गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र, अगर इन दोनों का मिलन होता है तो लड़का पैदा होता है। और पिता का भी X और माता का भी X गुणसूत्र का अगर मिलन करेंगे हम तो क्या होगा भाई? संतान के रूप में लड़की की प्राप्ति होती है। अब अगर ये गुणसूत्र बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो क्या होता है? उस चीज को हम क्या कहते हैं? तो उनकी भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं वंशानुक्रम जो है, इसके बारे में कुछ परिभाषाएं दी है मनोवैज्ञानिकों ने। मनोवैज्ञानिकों की बात करें भाई वंशानुक्रम की क्या परिभाषा है, वंशानुक्रम होता क्या है? तो इस वंशानुक्रम पे कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है। एक मनोवैज्ञानिक आता है हमारे गोडार्ड। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है भाई? गोडार्ड। गोडार्ड क्या कहते हैं? गोडार्ड कहते हैं कि मंदबुद्धि माता पिता की, किसकी भाई? मंदबुद्धि माता पिता। मंदबुद्धि माता पिता की संतान भी कैसी होती है? मंदबुद्धि ही प्राप्त होती है। यानी मंदबुद्धि, अगर किसी संतान के माता पिता मंदबुद्धि हैं तो इसके संतान के भी माता पिता को मंदबुद्धि ही प्राप्त होती है। अर्थात मंदबुद्धि माता पिता की संतान कैसी होगी भाई? मंदबुद्धि होती है। कौन कहते हैं इस बात को? गोडार्ड कहते हैं कि अगर माता पिता मंदबुद्धि हैं तो संतान भी कैसी होती है? मंदबुद्धि होगी। और यदि माता पिता प्रतिभाशाली हैं, यदि माता पिता कैसे हैं भाई? प्रतिभाशाली हैं, माता पिता तीव्र बुद्धि हैं, प्रतिभाशाली हैं, यानी माता पिता तीव्र बुद्धि हैं तो संतान भी कैसी होगी? तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है। माता पिता मंदबुद्धि हैं तो संतान भी कैसी होगी? मंदबुद्धि होगी। माता पिता तीव्र बुद्धि हैं तो संतान भी कैसी होगी भाई? संतान भी तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है। संतान भी कैसी होगी? तीव्र बुद्धि संतान होगी। कौन कहते हैं इस बात को? गोडार्ड महोदय कह दिए। यदि किसी बालक के माता पिता मंदबुद्धि हैं तो वो बालक भी कैसा रहता है? मंदबुद्धि। यदि किसी बालक के माता पिता तीव्र बुद्धि है तो बालक भी कैसा होगा? तीव्र बुद्धि होता है। अर्थात मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है और तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली माता पिता की संतान भी कैसी होती है भाई? प्रतिभाशाली होती है या तीव्र बुद्धि होती है। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके BN झा। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? BN झा। ये BN झा जो है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई वंशानुक्रम जो है वो क्या चीज है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है? वंशानुक्रम में व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का, कैसी विशेषताओं का भाई? जन्मजात विशेषताओं का क्या है? पूर्ण योग है। व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग जो है वही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। कौन कहते हैं इस बात को? BN झा कहते हैं कि भाई वंशानुक्रम जो है ना व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जबकि अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे कौन? जेम्स ड्रेवर। और जेम्स ड्रेवर जो है ये जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं वंशानुक्रम के बारे में? जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का, कौन सी विशेषता भाई? एक तो माता पिता की शारीरिक विशेषता है, कैसी विशेषता? शारीरिक विशेषता। एक आ जाएगी हमारी कौन सी? मानसिक विशेषता। यानी कि जैसे माता पिता वैसी संतान। शारीरिक विशेषता और मानसिक विशेषता किसकी? माता पिता की। माता पिता की शारीरिक विशेषता और मानसिक विशेषता का बालक में हस्तांतरण
किस में हस्तांतरण है? बालक में या संतान में हस्तांतरण ही क्या कहलाता है? संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। कौन कहते हैं इस बात को? जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि माता पिता के शारीरिक विशेषता और मानसिक विशेषताओं का जब संतान में हस्तांतरण होता है तो वही क्या होता है भाई? वही क्या कहलाता है आपका? वंशानुक्रम या वंशक्रम कहलाता है। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे, कौन है? रूडबेंटिक। कौन है? रूडबेंटिक। ये रूडबेंटिक जो मनोवैज्ञानिक जो है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले, किससे? माता पिता से जो गुण संतान को प्राप्त होते हैं, यानी माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले, संतान को प्राप्त होने वाले क्या है? गुणों का योग है। ये क्या चीज है भाई? वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम रूडबेंटिक के अनुसार बात करें तो माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का जो योग होता है या गुणों का जो नाम होता है वही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। कौन कहते हैं इस बात को? रूडबेंटिक कहते हैं। अब माता पिता का संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का, विशेष लक्षणों का, विशेष विशेषताओं का जब हस्तांतरण होता रहता है या निरंतर माता पिता के गुण किसको? बालक को प्राप्त होते रहते हैं तो वही क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। अर्थात वंशानुक्रम की हम बात करें या बालक का जो विकास होता है वुडवर्थ के अनुसार, तो बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज होता है या गुणनफल होता है। अब देखिए गुणसूत्र जो होते हैं, माता और पिता के गुणसूत्र का योगदान हमें बालक को मिलता है। यानी कि माता के गुणसूत्र की हम बात करें, किसकी? माता के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र। माता में क्या पाए जाते हैं भाई? XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में क्या पाया जाता है? XY गुणसूत्र पाया जाता है। यानी माता का X और पिता का X गुणसूत्र से किसकी प्राप्ति होगी? संतान के रूप में हम बात करें तो क्या होगी भाई? लड़की पैदा होती है। क्या होती है? लड़की। जबकि X अगर माता का है और Y किसका है? पिता का, तो संतान के रूप में क्या पैदा होता है? लड़का प्राप्त होता है। अब बात करें यानी कि प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, अगर हम बात करें किसकी? गुणसूत्रों की संख्या की, तो प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितनी? 46 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी पाई जाती है भाई? 46 पाई जाती है। यदि किसी मनुष्य में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम होता है, यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र क्या हो? यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि 1 घट जाती है, 46 होती है। लेकिन यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र कितने हो गए? 45 हो गए। यानी किसी कारणवश 1 गुणसूत्र घट गया तो ये 45 गुणसूत्र जो हुआ है, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे क्या? यानी कि गुणसूत्रों की संख्या घट गई है तो क्या कहेंगे हम इसको? टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहलाती है? टर्नर सिंड्रोम। अर्थात जब गुणसूत्रों की संख्या किसी बालक में 46 की जगह कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। यदि यही गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है तो क्या कहलाएगा? डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। अब ये डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो है ये क्या चीज़ है भाई? ये डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्या हो गए? यानी कि 1 गुणसूत्र, यानी 46 गुणसूत्र होने चाहिए लेकिन किसी कारणवश 1 गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, घट जाता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? 45 रह जाती है। तो उससे जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। यदि किसी कारणवश 46 की जगह गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। तो बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम की। किसकी बात कर रहे हैं भाई हम? डाउन सिंड्रोम की हम बात करते हैं। ये डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है? गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? 47 होते हैं।
डाउन का मतलब ये नहीं गुणसूत्र कब होंगे, डाउन का मतलब एक बढ़ाना है हमें, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जब होता है तो गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। इस बीमारी को यानी कि डाउन सिंड्रोम जो है ये कैसी है भाई, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है भाई, ये जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या, डाउन सिंड्रोम जो होता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर जो गुणसूत्र बढ़ता है वो कौन सा, 21वां गुणसूत्र जो है ना, कौन सा गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र डबल हो जाता है। यानी 21वां गुणसूत्र जो है वो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो संख्या कितनी होगी इसकी, 47 हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। किसको, डाउन सिंड्रोम को। अब ये जो बीमारी है डाउन सिंड्रोम की, ये डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले पहचानने का कार्य किसने किया था भाई, किसने पहचाना था कि क्या है, डाउन सिंड्रोम है। तो ब्रिटिश की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, हमें ब्रिटिश की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश के एक डॉक्टर आते हैं, ब्रिटिश के एक डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का नाम है जॉन लैंगडन डाउन। क्या है, जॉन लैंगडन डाउन। ये डॉक्टर हैं, ब्रिटिश के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन। इन्होंने ये बीमारी जो है डाउन सिंड्रोम की जो बीमारी है इसे पहचाना था भाई, और इन्हीं के नाम पर यानी डाउन के नाम पर इस बीमारी का नाम क्या रख दिया, डाउन सिंड्रोम रख दिया। इस बीमारी का नाम क्या रख दिया हमने, डाउन सिंड्रोम। जॉन लैंगडन डाउन ने पहचाना था कि भाई गुणसूत्रों की संख्या 47 है, इसलिए ये व्यक्ति जो है इसका आकार किस प्रकार का है। तो देखते हैं ये जो बीमारी है डाउन सिंड्रोम की, इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण वही होते हैं, ये एक तो इसकी IQ जो होती है ना वो 50 के लगभग होती है। IQ कितनी होती है, 50 के लगभग होती है। यानी कि बात करें तो बौद्धिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या पाई जाती है बालक में, बौद्धिक विकलांगता पाई जाती है। शारीरिक विकास जो होता है वो कैसा होता है, धीमी गति से होता है। शारीरिक विकास कैसी गति से होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो धीमी गति से होता है या धीमा होता है। और IQ जो होती है बालक की वो कितने पाई जाती है, 50 पाई जाती है। और बौद्धिक विकलांगता यानी कि बौद्धिक विकलांग बालक जो होता है मानसिक रूप से विकलांग होता है। शारीरिक विकास जो होता है वो कैसे होता है भाई, धीमी गति से होता है। अब आगे हम बात करें तो ये जो बीमारी है कौन सी, डाउन सिंड्रोम, ये क्यों होती है, इसके होने का कारण क्यों है, क्यों होती है ये बीमारी। तो ये बीमारी कब होगी भाई, यदि किसी बालक की माता जो है, माता की हम बात करें भाई, माता से प्राप्त होती है बीमारी। यदि किसी बालक की माता 35 वर्ष के बाद में, कितने वर्ष के बाद में, 35 वर्ष के बाद में गर्भवती होती है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये बीमारी होती क्यों है डाउन सिंड्रोम की, यदि किसी बालक की माता जो है 35 वर्ष के बाद में क्या होती है भाई, गर्भवती होती है तो भी ये बीमारी होगी। कौन सी, डाउन सिंड्रोम की। या इस माता के भाई बहन को ये प्रॉब्लम है भाई, इसके भाई बहन को या इसके माता को ये प्रॉब्लम है या इसकी नानी को ये समस्या है तो भी क्या होगी, ये बीमारी जो है ये संतान में आ सकती है। यानी कि डाउन सिंड्रोम की जो समस्या होती है इसके होने के क्या कारण है, यदि किसी बालक की माता जो है 35 वर्ष के बाद में गर्भवती होती है तो वो बालक डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। दूसरी इसके बात करें तो यदि बालक की माता के भाई बहन को किसी को ये प्रॉब्लम है या उसके माता को प्रॉब्लम है या उसकी नानी को प्रॉब्लम है तो भी ये बालक की माता में आएगी और माता से कहाँ आती है, बालक में हस्तांतरण हो जाती है। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है 21वां गुणसूत्र है उसकी संख्या बढ़ती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये जो है, ये जो बीमारी है यानी डाउन सिंड्रोम, इसको पहचानने का कार्य
कार्य किया था। ब्रिटिश डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन। डाउन के नाम पर ही इस बीमारी का नाम क्या रख दिया, डाउन सिंड्रोम रखा था। इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण की बात करें तो इसकी आईक्यू यानी कि जो बालक डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है उसकी आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है, 50 से कम या 50 के लगभग होती है। यानी कि बालक कैसा, बौद्धिक विकलांगता पाई जाती है। और शारीरिक जो विकास होता है बालक का बिल्कुल धीमी गति से यानी मंद गति से होता है। अब देखिए बात करें डाउन सिंड्रोम, अब टर्नर सिंड्रोम की हम बात करें। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या बड़ी थी यानी 46 की जगह गुणसूत्र कितने थे, 47 थे। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की हम बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, यहाँ घटेगी तो यानी कि 46 की जगह गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। किसी कारणवश लड़की में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है और वो जो गुणसूत्र की कमी होती है वो कौन से, यानी कि लड़की में या माता में हम बात करें, माता में या लड़की में गुणसूत्र पाया जाता है कौन सा, XX गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन किसी कारणवश डबल X की जगह एक ही X गुणसूत्र बालक में पहुंच पाता है तो क्या बीमारी होती है भाई, टर्नर सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। यानी माता से प्राप्त होने वाले XX गुणसूत्र यानी कि किसी भी लड़की में अगर XX यानी 2 गुणसूत्र होने चाहिए, XX 2 के स्थान पर अगर एक ही X गुणसूत्र अगर पहुंच पा रहा है तो यानी कि एक संख्या घट जाएगी तो 45 हो जाएंगे 46 की जगह और समस्या होगी क्या, टर्नर सिंड्रोम की। अब ये जो बीमारी है टर्नर सिंड्रोम की, इसको सबसे पहले किसने पहचाना था, तो पहचानने का कार्य जो किया था, कब किया था भाई, 1938 में किया था। कहाँ किया था, अमेरिका के एक डॉक्टर थे। कहाँ के डॉक्टर थे, अमेरिका के डॉक्टर थे। और डॉक्टर का नाम क्या था, तो अमेरिका के डॉक्टर आते हैं हमारे जिनका नाम है हेनरी टर्नर। क्या है, डॉक्टर का नाम है हेनरी टर्नर। ये हेनरी टर्नर जो है अमेरिका के डॉक्टर थे। इन्होंने 1938 में ये समस्या पहचानी थी कि भाई बालक में इस प्रकार का अगर लक्षण है तो किसका, टर्नर सिंड्रोम की समस्या, गुणसूत्रों की संख्या उसमें घट चुकी है, 46 की जगह कितनी है, 45 है। तो अमेरिका के डॉक्टर हेनरी टर्नर ने इसको पहचाना था। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था, टर्नर सिंड्रोम रखा गया था। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा, टर्नर सिंड्रोम में रखा गया था। तो ये जो बालक है टर्नर सिंड्रोम का जो बालक होता है इसका लक्षण क्या होता है, तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण होता है बालक का जो कद होता है, क्या होता है, छोटा कद होता है। कद कैसा होता है भाई, छोटा कद होता है, अर्थात बालक कैसा होगा, बौना होता है। कैसा होता है, बौना होता है। किसके कारण, टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। ये जो बीमारी है इसका स्पष्ट रूप से पता कब लगता है कि ये बालक जो है टर्नर सिंड्रोम का शिकार है, तो स्पष्ट रूप से इसका पता यानी कि पता हम लगाएंगे तो स्पष्ट पता लगता है जब बालक लगभग 5 साल का हो जाता है। बालक कितने का, बालक जब लगभग 5 ईयर का यानी 5 वर्ष का हो जाता है तो क्या होता है, इस बीमारी का स्पष्ट रूप से पता लगता है कि बालक किसका शिकार है, टर्नर सिंड्रोम का शिकार है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। यदि गुणसूत्रों की असंगतता यानी क्रोमोसोम की असंगतता अगर पाई जाती है, किसकी असंगतता पाई जाती है भाई, क्रोमोसोम की अगर असंगतता पाई जाती है तो क्या होगा, क्रोमोसोम की असंगतता के कारण भी बालक पर या व्यक्ति पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तो हाँ, क्रोमोसोम की असंगतता से भी प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं क्रोमोसोम की विसंगति अगर पाई जाती है, किसकी विसंगति भाई, क्रोमोसोम की अगर विसंगति पाई जाती है यानी क्रोमोसोम में गड़बड़ हो जाती है, विसंगति यानी घट जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है, क्रोमोसोम की विसंगति की हम बात करें तो बात करते हैं नंबर 1 यानी कि यदि किसी में XYY यानी कि गुणसूत्र 47 किए थे हमने,
गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 47 की थी, किस में की थी, डाउन सिंड्रोम में। यदि किसी में XYY गुणसूत्र की क्या पाई जाती है, XYY की अगर असमानता पाई जाती है तो क्या होता है, पुरुष अपराधी बन जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है भाई, पुरुष क्या बन जाता है, अपराधी बन जाता है। और ये जो है पुरुष में ही पाई जाएगी, क्योंकि XY का जो मेल होता है वो किस में होता है, पुरुष में होता है। XY तो होता है सामान्य होगा, लेकिन हम डाउन सिंड्रोम कर रहे हैं, यानी कि एक Y हमने बढ़ा दी तो क्या होगा, उसकी असमानता से क्या होगा, पुरुष कैसा बन जाता है भाई, अपराधी बन जाता है। दूसरी बात करें हमें, यदि किसी पुरुष में XXY की असमानता, किसकी असमानता, XXY की असमानता। देखिए यहाँ Y डबल हुआ था, यहाँ X हमने डबल कर दिया, यानी कि XXY की असमानता पाई जाती है तो क्या होगा, पुरुष जैसा दिखता तो है, क्या होगा भाई, देखने में तो क्या होता है, पुरुष जैसा दिखता है। बालक जो है कैसा दिखेगा, पुरुष जैसा दिखता है, लेकिन क्या है, लेकिन वो क्या होता है, अप्रजाई होता है। लेकिन क्या होता है, अप्रजाई होता है, यानी कि पुरुष जैसा दिखता है, पुरुष होता नहीं है। क्या होता है भाई, XXY की असमानता जब पाई जाती है तो पुरुष जैसा व्यक्ति दिखता तो है, लेकिन कैसा होता है, अप्रजाई होता है, यानी कि वो पुरुष होता नहीं है। क्या नहीं होता है, पुरुष नहीं होता है, पुरुष जैसा दिखता है, लेकिन होता क्या है, अप्रजाई होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्वाइनफेल्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हमें क्वाइनफेल्टर्स कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जो है XXY की असमानता जब पुरुष में पाई जाती है, यानी कि एक XY गुणसूत्र होना चाहिए था तो क्या हो गया, XXY गुणसूत्र पहुंच गया तो क्या होगा, वो पुरुष जैसा दिखेगा लेकिन पुरुष होता नहीं है। क्या होता है, अप्रजाई होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाइनफेल्टर से कहा जाता है। दूसरी हम बात करें, यदि किसी महिला में 2 X गुणसूत्र होते हैं लेकिन उसकी जगह एक X गुणसूत्र होता है तो क्या होता है, एक X की असमानता के कारण क्या हो जाता है, क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है, ये दोनों समस्याएं जो थी वो किस में थी, पुरुष में थी, लेकिन ये जो समस्या है वो किस में होगी, महिला में होती है। महिला होते हुए भी क्या होगा भाई, महिला होते हुए भी महिला जैसी नहीं होती है। क्या होगा, महिला होते हुए भी क्या नहीं होती है, वो महिला का गुण नहीं होता है उसमें। किसका गुण नहीं होता है, महिला का गुण नहीं होता है। महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं होता है, अर्थात कौन सा गुण होता है भाई, बांझपन, यानी कि वो कभी माँ नहीं बने पाती है। महिला होते हुए भी किसका गुण नहीं है उसमें, महिला के जैसा गुण नहीं है कि वो संतान उत्पन्न कर सके, संतान को पैदा कर सकती है। तो ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र की जो विसंगति होती है, तब या इसकी असमानता जब पाई जाती है तो क्या होता है, XYY की असमानता होगी तो पुरुष अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। अगर XY है तो सामान्य पुरुष होगा, लेकिन XYY है तो क्या होगा, पुरुष अपराधी प्रवृत्ति का होगा। XXY की असमानता है तो पुरुष जैसा दिखता है लेकिन वो पुरुष जैसा नहीं होता है, अप्रजाई होता है, जिसे क्या कहते हैं, हमें क्वाइनफेल्टर्स कहते हैं। X की अगर कमी है, एक X की असमानता है तो क्या होगा, महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं होता है, अर्थात वो माँ बनने के योग्य नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था, हमने गुणसूत्रों के बारे में बात की, यानी कि गुणसूत्र क्या होते हैं, वंशानुक्रम क्या होता है, जीन क्या होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, यानी वंशानुक्रम के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।